चलो भाई, मध्यकालीन भारत में कल हम लोगों ने बलबन तक पढ़ने रजिया का टॉपिक पूरा किया था। देखो जरा पेज नंबर 15 पे आ जाओ। कल हमने बहराम शाह 1240 से 42, जिसके टाइम में क्या नाम दिया था उसको, नायब ए ममलिकात, ये एक पोस्ट का नाम था और इस पे पहला आदमी बैठा एतगीन, और ये क्या था, सुल्तान। इसके ऊपर इसने जब हावी होने की कोशिश की तो एतगीन का, अच्छा भाई कोई योगेश है कुराड़ से, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं नीचे, अच्छा इन्हीं के घर में, ठीक है। कोई रचना भी है लड़की, उसके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो अपना एक बार चले जाओ अगर कोई क्लास में है। चलो, एतगीन का मर्डर किसने कर दिया, बहराम शाह। बहराम शाह किसका भाई है, रजिया, जिसको बनाया है चालीसा ने, और चालीसा कौन है, तुर्की सरदार। तो इन्होंने कहा भाई चालीसा में से किसी एक को स्ट्रॉन्ग सी पोजीशन देते हैं और चालीसा में से एक को क्या बना देते हैं, नायब इमाम। ये किसके ऊपर एक तरह से हावी हो गया, सुल्तान। ये बात क्योंकि आज तक कभी हुई नहीं थी तो पसंद नहीं आई, और इसीलिए बहराम शाह ने पहले नायब ममलिकात एतगीन का मर्डर कर दिया, जिससे बहराम शाह से चिढ़के तुर्की सरदारों ने इसका भी मर्डर कर दिया। और अब सोचो कि इनके परिवार का न तो रजिया बची न उसका भाई बचा, तो इल्तुतमिश का पोता जो कि उतना ताकतवर नहीं है उसको बना देंगे 4 साल के लिए। लेकिन अब उसके देखते देखते कौन सी पोस्ट बढ़ती चली जाएगी, नायब ममलिकात। पेज नंबर 15 पे कल हमने पढ़ लिया था, और बहराम शाह शायद कंप्लीट हो गया था ना, अच्छा नासिरुद्दीन तक, यानी 6 साल तक जो राज चला वो बहुत बकवास था, 40 से 42 और 42 से 46। फिर जो राज करेगा जिसका नाम है नासिरुद्दीन, ये नासिरुद्दीन भी आप ये मानो कमजोर ही है, लेकिन इसके टाइम में कौन संभाल लेगा, बलबन। और बलबन के सामने क्योंकि कोई सर नहीं उठा पाएगा, इसीलिए इसका फायदा नासिरुद्दीन को मिलेगा, और इसका राजपाट लगभग 1246 से 1265, कहीं कहीं 66 लिखा है। 20 साल की लायकियत इसकी नहीं है, 20 साल की लायकियत बलबन की है, जिसके सामने कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। और बलबन जो था ये क्या बन गया था, नायब ए ममलिकात। और इसके अलावा इसने इसको एक उपाधि दी थी, उलूग खान। आपकी हिस्ट्री में ढेरों उलूग खान हैं, जिनमें से बलबन आपने बड़ा नाम पढ़ लिया। चलो फटाफट से पढ़ेंगे। नासिरुद्दीन महमूद, कल पूरी कहानी हमने इसकी सुन ली थी। 1246 से 65, इसको एक बहुत बड़ा राइटर था मिनहाज उस सिराज, जिसने तबकात ए नासिरी नाम की किताब लिखी। नासिरी इसी के नाम पे है, और उसने कहा भाई ये है आदर्श सुल्तान, सबसे बढ़िया, मतलब आइडियल ऐसा होना चाहिए राजा को, जबकि ये कोई बड़ा सुल्तान नहीं था। इसमें पहला पॉइंट पढ़ लो, मिनहाजुद्दीन सिराज, ये राइटर का नाम है, के शासन, ये मतलब पुराने टाइम में था। ये थोड़ी सी ना गड़बड़ छाप रखी है, इसलिए मैंने टिक मार्क नहीं कराया। तुम इसमें तीसरी लाइन टिक करना बस, तबकात ए नासिरी, ये इसी के ऊपर लिखी किताब है। किसके ऊपर, नासिरुद्दीन महमूद, जो 20 साल राज कर गया, किसके दम पर, बलबन के दम पर। ठीक है, यहाँ अगले पॉइंट पर आ जाओ। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में थी, तो ये तो दिखावटी राजा है। उसने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायब ए मुमालकात, यही कौन सा पद है, ममलिकात ही मुमालकात है। ठीक है, आदर्श सुल्तान यहाँ लिख लो, नहीं लिखा ना यहाँ पे, यहाँ अपने आप लिख लो। नासिरुद्दीन महमूद जहाँ लिखा है तबकात ए नासिरी, वहाँ लिखो आदर्श सुल्तान कहा मिनहाज ने, आदर्श सुल्तान कहा मिनहाज ने। मिनहाज उल सिराज एक राइटर है, जिसने कहा भाई सबसे बढ़िया आदर्श आइडियल जो सुल्तान है वो कौन है, नासिरुद्दीन। इसके ऊपर किताब क्या लिखी उसने, तबकात ए नासिरी, तो नासिरुद्दीन के ऊपर किताब है नासिरी। और कैसा सुल्तान कहा इसको, आइडियल, आदर्श। अगले पेज पर आ जाओ, सेकेंड पॉइंट टिक कर लो। 1265 में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। क्यों, क्योंकि और कोई बचा ही नहीं। जब सुल्तान के को परिवार में ताकतवर नहीं था तो इसने कहा मैं ही राजा हूँ। तो बलबन कितने साल राजपाट संभाला, 40 साल, 20 साल पहले ममलिकात और फिर सुल्तान। कल मैंने बताया था इसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले ये किसकी बड़ाई करता था, ममलिकात, और अब इसको ममलिकात खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो इससे ऊपर बन जाएगा। तो फिर ये क्या करेगा, बातचीत करना बंद कर देगा, अलग से रहेगा, ना उनके साथ बैठेगा ना हंसेगा। पहला पॉइंट देखो, 1265 से 87 लिखा है, बहुत सारी किताबें इसको 66 से 86 भी कह देती हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, बलबन ने 20 साल तक वजीर के रूप में और 20 साल तक सुल्तान के रूप में शासन किया। यहाँ वजीर का मतलब नायब ममलिकात है,
नेक्स्ट पढ़ लो। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जो सुल्तान न होते हुए, टिक कर लेना, सुल्तान के छत्र का प्रयोग करता था। जो सुल्तान छतरी से नहीं सोने की बना के बैठते थे, तो ये सुल्तान नहीं था, फिर भी सुल्तान के छत्र का। तो ये सोचो इसका कितना ताकतवर इसका सिक्का चलता था कि जो ये चाहता वही होता था। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लो बस। वो पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट किए। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए, अंडरलाइन करो, रक्त और लौह की नीति अपनाई। और रक्त और लौह में इसने मेवातियों का दमन किया था, रुहेलखंड के किसानों का और मेवातियों का। आगे पढ़ना। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं। पहला, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ये कहता है भगवान ने दिया है मुझे, तुमने नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है, मतलब उसके ऊपर कोई अंकुश ना हो। और सुल्तान के ऊपर अंकुश लगाता था नायब, तो इसने कहा नायब को ही खत्म करो। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। बलबन ने अपने को फिरदौसी का शाहनामा, हम अच्छी तरह जानते हैं ये फिरदौसी बहुत पहले उतबी, फिरदौसी, अलबरूनी पढ़े थे ना हमने। ये फिरदौसी का शाहनामा किताब अफगानिस्तान का महाभारत, और उसको कहते हैं पूर्व का हैमर या होमर, वही आदमी है ये कहता है फिरदौसी के शाहनामा किताब में कोई वर्णित है, कोई कैरेक्टर है जिसका नाम है अफरासियाब, अफरासियाब का वंशज। तो कहता है मैं उस किताब में जो वंश है ना उसका ही मैं वंशज हूँ, अफरासियाब का। फिरदौसी का शाहनामा, शाहनामा के ऊपर लिख लो अफगानिस्तान का महाभारत। और किसके दरबार में था ये? गजनवी, गजनवी के में थे ना 4 अलग अलग आदमी, उनमें से था ये। पूर्व का हैमर या होमर, फिरदौसी, किताब का नाम शाहनामा। तो अफरासियाब का वंशज अपने आप को बलबन ने कहा, किसकी किताब से रिलेट कर दिया? फिरदौसी की शाहनामा। तबकात नासिरी किसने लिखी? मिनहाज उल सिराज ने। किसको सुल्तान बहुत बढ़िया बताया? नासिरुद्दीन महमूद, आदर्श सुल्तान, जबकि उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, बहुत अच्छा आदमी रहा होगा। किसको अपने बड़े पद पर बैठा दिया? बलबन। और बलबन सुल्तान नहीं है लेकिन छत्र का इस्तेमाल करता है जब नासिरुद्दीन है। नेक्स्ट टिक करना, एक पॉइंट से अगला पॉइंट टिक करना। उसके समय में वजीर के पद का महत्व घट गया, इसने खुद घटाया वजीर के पद का। किसके टाइम में वजीर इंपॉर्टेंट बनाया था इसने? आगे अंडरलाइन करो। नायब के पद को खत्म कर दिया, वजीर को बिल्कुल खत्म करने पे ले आया और नायब को खत्म ही कर दिया। उसने अयोग्य सैनिकों को पेंशन देकर सेवा से मुक्त कर दिया, यानी नालायकों को भगा दो। तो नालायक सैनिक निकाल दिए, नायब को कहा पद ही खत्म कर देता हूं, और वजीर की इंपॉर्टेंस कम। तो एक ही आदमी चमकेगा बस, सुल्तान, और सुल्तान के पद पे खुद बैठ गया। कितना चालाक था ये। नेक्स्ट टिक करना। बलबन ने चालीसा दल का दमन कर उसे समाप्त कर दिया। किसने बनाया था चालीसा? इल्तुतमिश। ये चालीसा ही तो नायब बनाते थे, नायब ममलिकात। उन चालीसा ने ही रजिया को मरवाया था, हमने देखा। तो इसने देखा चालीसा बड़ी गड़बड़ करती है, चालीसा का अंत करवा दिया। किसने? बलबन ने। ये यहाँ टिक कर लो, समाप्त कर दिया। लिख लो बनाया था इल्तुतमिश ने। जबकि बलबन याद करें हम तो इल्तुतमिश ने ही तो खरीदा था इसको गुलाम के रूप में। हाँ, चालीसा दल का दमन, तो चालीसा बनाया था इल्तुतमिश ने। बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना, नेक्स्ट लाइन में, निगरानी रखने हेतु की, कि मेरे खिलाफ तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। मंगोलों का मुकाबला, कौन मंगोलों से बचा था, समझदार था? 1221 में इल्तुतमिश, चंगेज खां मंगोल आया था ना तब, लेकिन अब फिर आते हैं वो। मंगोलों का मुकाबला करने के लिए उसने एक सैन्य विभाग बनवाया, दीवाने अर्ज की स्थापना की। कहाँ उसने बहुत सारे गढ़ और दुर्ग बनवाए थे? जो आज पाकिस्तान है ना, जहां इसका बेटा मरा था। नेक्स्ट टिक करना। उसने सिजदा और पैबॉस या पाइबॉस की ईरानी प्रथाएं, ये इस्लामिक है या ईरानी है? ये ध्यान रखना, इस्लामिक नहीं है। धर्म में कहीं नहीं कहा कि सर झुकाओ और ऐसे पैरों में लेटो। ये ईरान ने, और अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कि नायब मेरे सामने कुछ ना समझे, वजीर और ये सब जनता, तो इसने चलाई है। ये ईरानी प्रथाएं हैं, यहाँ ऊपर लिख लो, इस्लामिक नहीं है। बहुत लोग इनको इस्लामिक समझते हैं, इस्लामिक नहीं है। नेक्स्ट लाइन में पीछे टिक करना। ईरानी त्योहार नौरोज भी मनाना शुरू किया, रंगों का त्योहार था नौरोज। तो किसने ईरान का त्योहार और ईरान की प्रथाएं स्टार्ट करवाई? बलबन। और ये अपने आप को किसका कैरेक्टर मानता, कौन सी किताब का? फिरदौसी के शाहनामा का। कहता है मैं उन्हीं का वंशज हूं। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ दो, इसकी रीडिंग घर पे करना। अगला पॉइंट काम का है। उत्तर पश्चिमी सीमा यानी आज का पाकिस्तान, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए एक दुर्ग श्रृंखला का निर्माण कराया और अपने बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद को वहां का शासन सौंपा। किंतु एक प्रबल मंगोल आक्रमण का सामना करते हुए वो मारा गया। और 2 ही बेटे थे, एक मारा गया तो उसका मन टूट गया और फिर बाद में ये मर भी जाएगा। नेक्स्ट टिक करना। विख्यात कवि था बहुत फेमस अमीर खुसरो, जिसको तोताए हिंद, भारत का तोता, और अमीर हसन, इन दोनों ने अपना साहित्यिक जीवन शहजादा मोहम्मद के समय शुरू किया। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, यानी बलबन के बेटे के दरबार में 2 बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। कौन कौन? एक अमीर खुसरो और एक अमीर हसन। भाई राजा मर गया तो ये तो भाग आएंगे ना, अब ये भाग के कहाँ आएंगे? बलबन के दरबार में। अगले पेज पे आ जाओ। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पोता कैकूबाद,
कैकुबाद और कैमूर्स, दो बस बनेंगे 4 साल में, इनका वंश खत्म कर देंगे। खिलजी, मैंने बताया था खिलजी आदिवासी थे, बर्बर जाति के, मारकाट मचाएंगे। तुर्की क्या कहते थे इनको कि तुम हमसे नीचे हो, क्योंकि तुम लोग कौन हो? आदिवासी। आज भी तो ऐसा ही है। भारत में अगर हम देखें तो आदिवासी होते हैं एसटी। कोई भी जनरल कास्ट अपने बराबर को थोड़ी मानती है एसटी को, जबकि हैं सब बराबर। तो सोचो उस टाइम के तुर्की सरदार अपने से बहुत नीचा मानते थे जो आदिवासी लोग थे, और यही लोग फिर इनमें मारकाट मचा के क्रांति करेंगे जिसको नाम देंगे खिलजी क्रांति। और ये इतने चालाक हैं कि इनको नीचा दिखाने के लिए ये अपने दरबार में गैर तुर्की भी रखेंगे, और जो इंडियन मुसलमान है ना इनको भी रखेंगे कि तुम भी बराबर के हो। और इसमें फिर मैंने बताया था आपको, उदार टाइप का एक आदमी था जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन एक गड़बड़ करवाई थी, सीधी मौला को हाथी के पैरों तले को चलवा दिया था। चलो पढ़ें इसमें। तो बलबन की मौत के बाद उसका पौत्र कैकुबाद, नेक्स्ट लाइन में टिक करना, अत्यंत विलासी था इसलिए इसका चलेगा नहीं कामकाज। नेक्स्ट लाइन, संपूर्ण प्रशासन अराजकता से ग्रस्त हो गया और राज दरबार अमीरों की उच्च आकांक्षाओं और संघर्षों में फंस गया। नेक्स्ट लाइन में सेकंड लाइन टिक करना नेक्स्ट पॉइंट में, कैकुबाद की हत्या कर ये जलालुद्दीन ने राजगद्दी पर स्वयं अधिकार कर लिया और गुलाम वंश का अंत कर दिया। कैमूर्स लास्ट शासक था, लिख लो यहाँ कैमूर्स। कैकुबाद के बाद कौन बना? कैमूर्स। लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए कैमूर्स, ये सामने लिख दिया। कैकुबाद तुमने पढ़ लिया, कैमूर्स। ये दोनों किसके बाद बैठे हैं? बलबन। बलबन 1286 तक संभाल रहा था, 4 साल नहीं पकड़ पाए। किसने क्रांति कर दी? जलालुद्दीन खिलजी, जो क्या है एक आदिवासी। और कौन नीचा मानते हैं? तुर्क, तुर्की सरदार। अब आ जाओ खिलजी वंश पर। यहाँ ऊपर लिख लो, एक पॉइंट लिखो, खिलजी तुर्की आदिवासी थे। ऊपर लिख लो, खिलजी तुर्की आदिवासी थे जो आकर अफगानिस्तान के गर्म प्रदेशों में बस गए। खिलजी तुर्की आदिवासी थे जो आकर अफगानिस्तान के गर्म प्रदेश में बस गए। ठीक है, बाद में जब ये अपने हक के लिए लड़ेंगे तो इसी को क्या कहते हैं कि ये खिलजी क्रांति है। जैसे हमने 57 की क्रांति नहीं की थी अपने हक के लिए, किससे लड़े थे हम? कंपनी से। ऐसे ये खिलजी कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? तुर्की से। तुर्की के हैं, लेकिन कौन सी कम्युनिटी? आदिवासी। गर्म प्रदेश में आ गए, कहां? अफगानिस्तान। तो जो तुर्की से आके यहाँ बसे हुए थे वो कह रहे थे तुम लोग तो नीचे जाते हो। उन्होंने कहा हम नीचे कैसे हैं, आए तो हम भी वहीं से हैं। क्या हुआ? हम एसटी हैं। तो जैसे इंडियन तो सारे ही हैं ना, चाहे एससी हो चाहे एसटी हो। चलो खिलजी वंश पढ़ते हैं। कितने साल राज किया इन्होंने? 30 साल। बस 2 ही बड़े नाम हैं, टोटल नाम 4 हैं जिनमें 2 बड़े हैं। पहला पढ़ लो, खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। इसके द्वारा तुर्की अमीर वर्ग का सत्ता पर एकाधिकार और तुर्की लोगों का जातीय तानाशाही समाप्त हो गई। किसने खत्म कर दिया तानाशाही? इन तुर्की आदिवासी लोगों ने। और इन्होंने क्या कहा कि तुम अपने आप को ज्यादा हीरो मत समझो, हम भी तुम्हारे बराबर हैं और ये इंडियन मुसलमान भी तुम्हारे बराबर। और एक मिक्स सा कल्चर यहाँ पे दिखाई दिया। किसके काल में? खिलजियों के काल में। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी पे आ जाओ। पहला पॉइंट टिक करना, इसकी एक तो कार्यकाल 90 से 96। खिलजी वंश के सुल्तान भी तुर्क थे, पर इनको वो बराबर क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि ये आदिवासी थे। लिख लो, ये यहाँ पर लिख लो, आदिवासी। आदिवासियों को तो सब नीचे ही मानते हैं, चाहे आप इंडिया में देख लो चाहे आप कहीं भी देख लो। इसके बाद एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना, कैकुबाद द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलोखरी के महल में जलालुद्दीन ने अपना राज्याभिषेक करवाया। कैकुबाद का किला इसलिए पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसने राज ही नहीं किया। कब आया था वो? 1286 में, और 90 में तो वंश खत्म हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ना, दिल्ली सल्तनत का वो पहला सुल्तान था जिसकी आंतरिक नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। यहाँ लिख लो, उदार था। उदार होना इसके लिए जरूरी भी था, क्योंकि अगर ये उदार ना होता तो कौन इसके खिलाफ थे? तुर्क सरदार। तो तुर्क सरदारों को नीचा करने के लिए इसको हमें ऊंचा करना पड़ा जो इंडिया के लोग थे। इसलिए इसने कहा कि तुम ज्यादा हीरो मत बनो, गैर तुर्की भी आएंगे और भारतीय मुसलमान भी आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना इसी में आगे, उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। ये उदारता जबरदस्ती भी तो मान सकते हैं ना हम, क्योंकि अगर ये उदार ना होता तो कौन टिकने ना देते? तुर्की सरदार। वो कहते तू कौन है? तुम याद करो, अंबेडकर ने जब भीमराव रामजी अंबेडकर ने, भारत की आजादी लगभग कगार पर थी और जब तुम्हारे देश की एक सभा बन रही थी, कौन सी सभा? इसके इलेक्शन जब हो रहे थे तो तुम याद करो, अंबेडकर जी को हराने के लिए एक से एक बड़े आदमी ने, उसमें सारे नाम आएंगे चाहे आप किसी की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। ये बिल्कुल कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। पटेल भी इसमें शामिल थे और जितने बड़े, आप इसमें नेहरू का किसी का भी नाम देख लो, हर एक आदमी ने उस टाइम पर कोशिश की थी कि सीट पे हार जाएं। और इसीलिए मैंने आपको बताया होगा, भीमराव रामजी अंबेडकर उस टाइम पर मुंबई की सीट पे हार गए थे, बताया था ना ये। फिर ये मुस्लिम लीग का सहारा लेके कलकत्ता की सीट से जीते, लेकिन वो कलकत्ता पूर्वी पाकिस्तान बन गया था। तो आप ये सोचो, जब हम इतने पढ़ने लिखने के बावजूद आजादी के टाइम तक विकसित नहीं हुए दिमाग से, आज भी नहीं है बहुत लोग, तो हम तो बात कर रहे हैं 1200-1300 की, उस टाइम पे आदिवासियों को कोई बराबरी कैसे दे सकता था? इसीलिए आदिवासी को अगर टिकना है तो उसको बराबरी का कॉन्सेप्ट खुद करके दिखाना पड़ेगा, और इसके लिए उस बेचारे को क्या बनना पड़ेगा? उदार। मन से उदार होना वो किसने देखा, लेकिन बनना पड़ा उदार। ये टिक करना आगे पॉइंट।
तो दूसरों को प्रसन्न करने का सिद्धांत, बलबन ने ये सिद्धांत क्यों नहीं अपनाया? वो तुर्की ही सरदार था, उसके पिता भी एक छोटे मोटे कोई कबीले के मुखिया थे, तो वो अपने आप को तुर्की मानता था। लेकिन ये लोग कौन थे? तुर्की आदिवासी, इनको बराबरी पे आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण। नेक्स्ट टिक करना, जलालुद्दीन ने तुर्कों को भी इज्जत दी, गैर तुर्कों को भी, और भारतीय मुसलमानों को प्रशासन में स्थान देकर भारत के मुसलमानी राज्य को एक विस्तृत आधार प्रदान करने का प्रयत्न किया। याद है तुमने गैर तुर्कों की बराबरी की कोशिश रजिया ने की थी, तो उसको मरवा दिया था। अब ये सब काम करेगा क्योंकि कोई ताकतवर नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट पढ़ लो। उसके अनुसार भारत का कोई भी राज्य सही अर्थों में इस्लामी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ मिक्सचर है। नेक्स्ट पॉइंट, तुर्कों का दक्षिण भारत पर पहला आक्रमण जलालुद्दीन के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर हुआ। कौन गया था दक्षिण में? अलाउद्दीन खिलजी। बिना इसकी परमिशन के चला गया, जीत गया, लेकिन आते ही इसका मर्डर कर दिया। और रामचंद्र देव के हारने के बाद उसने सोच लिया था कि भारत पे मेरा राज होना चाहिए। नेक्स्ट टिक करना, जलालुद्दीन के शासन में ईरानी फकीर था सीदी मौला, इसको हाथी के पैरों तले कुचला गया। ये एक नेगेटिव बात है बस, बाकी सब पॉजिटिव है, चाहे हिंदुओं की हो मुसलमानों की हो, उदार आदमी था ये। नेक्स्ट टिक करना, जलालुद्दीन के काल में लगभग 2000, कहीं कहीं 4000 लिखा है, मंगोल इस्लाम धर्म को स्वीकार कर दिल्ली के निकट मुगलपुर को काट के मंगोलपुरी में बस गए। तो ये मंगोलपुरी जो है ना, ये इसका नाम इसलिए मंगोलपुरी है क्योंकि इसमें कौन बसे हुए थे? और आज भी आप देखो मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी जगह ऐसी की ऐसी हैं दिल्ली में, और यहाँ मुस्लिम बाहुल्य लोग हैं। मेरी तो जो पहला स्कूल मिला था मुझे वो सुल्तानपुरी में मिला था, पूरा मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। आप यहाँ से गुजरेंगे ना तो आपको फील होगा शायद आप कहीं और आ गए, मतलब मेजोरिटी है यहाँ। तो ये मंगोल उस टाइम के मंगोल हैं जब हमारे देश में किसका राज शुरू हुआ था? खिलजियों का। तो खिलजियों, अब खिलजी आदमी पहला कैसा है? उदार। तो ये सबका स्वागत कर रहा है। उस टाइम खुला पड़ा था देश, जिसका मन करे आ जाओ। तो उस टाइम पर 2 या 4 हजार मंगोल इंडिया आ गए और इंडिया में आके दिल्ली में बस गए, और कौन सी जगह बना ली? मंगोलपुरी। आप ये देखो, उन्हीं के तो वंशज आज तक होंगे। आप दिल्ली अगर कभी गए हो, लाल किले के आसपास का माहौल अगर आपने देखा हो, तो आज भी वहां मुगलों की चीजें ऐसी की ऐसी कैरी ऑन की, क्योंकि जो लोग मर गए, भाई राजा ही तो मरता है, बाकी प्रजा तो ऐसी की ऐसी रहती है ना, सिर्फ राजा बदलता है, प्रजा नहीं बदलती। उनके वंश के लोग चलते 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 आज जो 2021 में बैठे हैं, ये लोग वही तो होंगे ना जिनके वंशज कभी विदेशों से भाग आए थे या वहां आके बस गए थे। तो इस तरह से आपके देश में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां विदेशों से डेवलप हो गई थी यहाँ आके, जिनमें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तभी तो इंडिया में कोई एक कल्चर नहीं है, इंडिया में मिक्स ब्रीड हो गया। इंडिया में कोई एक ब्रीड है ही नहीं। आप जो लोग कहते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं, तो मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल आर्य कोई है ही नहीं। आज जो हम इंडियंस हैं ना, हम मिक्स ब्रीड में इसलिए हैं क्योंकि आज भी कश्मीर के पास 4 गांव हैं जो सिर्फ अपने आपस में शादी ब्याह करते हैं, और उनका ये मानना है कि इंडियंस इतनी मिक्स ब्रीड हैं कि इंडिया में शादी करके हमारा ब्लड भी इम्प्योर हो जाएगा। वो किसी से शादी नहीं करते पूरे भारत में। जो हम ये सोचते ना, हम तो पता नहीं कौन सी जात पात के, हम दुनिया में क्या है, वो कहते हैं तुम लोग सब मिक्स ब्रीड हो और तुम्हारा कोई एक अस्तित्व नहीं है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ इतने विदेशी आके बस गए कि पता ही नहीं कि कौन किसकी ब्रीड से संबंधित है। और ये फैक्ट भी है, अगर डीएनए जांच की जाए, जैसे वो पुराने थे ना, 4 मिले थे, याद है? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोलॉयड, अल्पाइन, भूमध्य सागरीय। आज इंडिया में कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसी 50 प्रजातियों के लक्षण मिलेंगे क्योंकि यहाँ इतने विदेशी और यहीं बस गए। फिर सोचो उनकी अगली पीढ़ी 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 चलते चलते आज का भारत बना। तभी भारत में कोई एक कल्चर नहीं है, मिक्स कल्चर है। ये 4 गांव जो बता रही हूँ ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, छोटे छोटे गांव हैं, और ये कहते हैं कि हम ओरिजिनल आर्यंस हैं। ये आज भी हैं कश्मीर में 4 गांव। ये कहीं ना शादी ब्याह करते, ना बातचीत, ना आवाजाही, ये अपने में लिप्त रहते हैं, और इनका मानना है कि असली प्योर ब्लड सिर्फ आर्यंस का हम कैरी करते हैं। ये इंडियंस झूठ बोल बोल के अपने आप को आर्यंस बोलते हैं, तो ये मिक्स ब्रीड मानते हैं हम सबको। चलो देखें आगे। तो मंगोलपुरी किसके काल में मंगोल आए थे? अलाउद्दीन नहीं, ये जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में। जो नवीन मुसलमान कहलाए, अब ये इन्होंने अपना नाम क्या रख लिया? जगह का नाम रखा मंगोलपुरी, लेकिन क्या बन गए ये? नवीन मुसलमान। तो सोचो, हैं तो मंगोल लेकिन बन गए नवीन, तो मिक्स ब्रीड ऐसी तो बनी। नेक्स्ट देखना, 1296 को जलालुद्दीन अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने और बधाई देने देवगिरी के आक्रमण के पश्चात, जो रामचंद्र वाला आक्रमण था, कड़ा गया। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था ये, इसका भतीजा। कड़ा मानिकपुर यूपी का इलाका है, वहां उसके भतीजे द्वारा छल पूर्वक सुल्तान का वध कर दिया गया। तो यूपी में कड़ा मानिकपुर उस टाइम प्रांत था, एक सूबा था, जिसका मुखिया था इसका भतीजा अलाउद्दीन, जो बिना इससे पूछे अपनी फौज लेके पहुंच गया देवगिरी। वहां के राजा को उसने हराया, धन संपत्ति लूटी और वापस आया। तो दिल्ली बाद में आता, पहले यूपी आता ना, तो वो वहां से यूपी आया, ये वहां से यूपी पहुंचा, दोनों मिले, उसने इसका मर्डर कर दिया। यानी तब तक इंडिया में नवीन मुसलमान आके बस गए थे और दक्षिण भारत पे पहला आक्रमण कर दिया था, तुर्की या गैर तुर्की जो भी मान लो। अब अगले पे आ जाओ, अलाउद्दीन खिलजी। ये इतना लंबा कैसे टिका? इसने कुछ चीजों पे काम किया, मैंने कल भी बताया था। एक तो इसने स्थायी सेना बनाई, दूसरा इसने बाजार पे नियंत्रण किया,
और याद करो, इसने शराबबंदी करवाई, प्लानिंग्स अपने खिलाफ, और इसने फालतू की जमीनें सबसे ले ली, जो वक्फ बोर्ड और अमीरों को, और सबको क्या बना दिया? खालसा भूमि। खालसा भूमि समझते हो? राजा की जमीन, जिसको कहते हैं राज्य की भूमि। पुराने टाइम में ये जो थे ना, पुराने सारे राजा, ये किसी से खुश होते कहते जा भाई ये वाला इलाका तेरा, इतना इलाका था कोई सा किसी को दे दो, वो आदमी खुश होता एक इलाके का मालिक। अब यहाँ से सारे गाँव का टैक्स उसकी जेब में, फिर किसी दूसरे को दूसरा इलाका, तीसरा इलाका। इंडिया इतना बड़ा था कि कितने इलाके किसी को दे लो। लेकिन इन सब के बाद ये इतने अमीर बन गए कि ये राजा के खिलाफ अपने प्रोजेक्ट चलाने लग गए। तो इस अलाउद्दीन ने कहा छीनो ये सारी भूमि और क्या बना दो इसको, ये सारा पैसा हम रखेंगे। बहुत समझदार था अलाउद्दीन खिलजी, जबकि अनपढ़ था। भाई क्लास में ये दो चार गधे जो है ना, जो बातों में मशगूल हो जाते हैं, इनको अब निकालना पड़ेगा। मेरी क्लास में अगर तुम गड़बड़ करोगे तो बाहर का रास्ता है, सबके लिए है। और ये कोई भी, अगर पुराना बच्चा भी है नया भी, ये गड़बड़ नहीं चलेगी, आपस में बात नहीं करनी किसी को भी। देखो अलाउद्दीन खिलजी में पहला पॉइंट, 1296 से 1316 सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने सबसे पहले पूर्व सुल्तान के बेटे, यानी अपने कजन जो इसका था, के पुत्र अरकली खान और उसके परिवार के समस्त सदस्यों का कत्ल किया। सुल्तान बनते ही डर था ना, इसका बेटा मुझे मारेगा। किसका बेटा? जलालुद्दीन का। तो इसलिए पहले उसके बेटे अरकली खान को मारा। तत्पश्चात उसने बलबनी, जो बलबन के थोड़े बहुत बचे हुए, और जलाली अमीरों को जड़ मूल से नष्ट कर दिया। तो इसने सब पहले दुश्मन निपटाए। सेम ऐसा याद है इल्तुतमिश ने भी किया था। तो इल्तुतमिश अपने गुलाम वंश का बेस्ट था और ये खिलजी वंश का बेस्ट है। इन सबकी पॉलिसी एक जैसी है। अगले पेज पे आओ, साम्राज्य विस्तार। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात हुआ। साम्राज्यवाद क्या है? जब आप किसी दूसरे एरिया पे जाके अटैक करके और वहां से टैक्स वसूलने लग जाए ना, आप वहां के राजा ना हो लेकिन आप टैक्स वसूलने लगे, तो कहते हैं ये इंपीरियलिज्म का एग्जांपल है। जैसे हम साम्राज्यवादी नीति में फंस गए थे जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए, ब्रिटेन ने, और हमारे यहाँ से कच्चा माल और पैसे नहीं छीन लिए थे हमसे, तो हम उसकी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बने थे। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, उसकी केयर नहीं करनी, वहां से बस टैक्स बांध लिया अपने दबाव में, अपनी सेना के बल पे, अपनी ताकत के बल पे। ये होता है साम्राज्यवाद। इनको आपके फायदे से मतलब नहीं होता, ठीक करना। अलाउद्दीन के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत के साम्राज्यवादी युग का सूत्रपात हुआ। क्या इल्तुतमिश ने साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया था? इल्तुतमिश ने जिसकी केयर की ना, उसको अपनी प्रजा माना कि भाई ये मेरे हैं बच्चे, ये मेरी प्रजा है, तो मैं इनकी केयर करूंगा। इल्तुतमिश ने बेशक टैक्स लिया, लेकिन इल्तुतमिश ने सेना हमारी सेफ्टी के लिए खड़ी की थी। इल्तुतमिश ने जितने काम किए ना, उसने हमें अपनी प्रजा मान के किए। अब जो ये अलाउद्दीन काम करेगा, क्या ये दक्षिण के देवगिरी को नहीं जाएगा? ना जाएगा। ये तो अपने एक आदमी को भेजेगा, मलिक काफूर को। ये वारंगल भेजेगा, जो वो सोने की मूर्ति और अपनी चेन देगा, तो वहां ये जाएगा थोड़ी। उनको ये दबा के, डरा के उनसे टैक्स बांध लेगा। एक साल में इतने लाख रुपए का टैक्स भिजवा देना, नहीं भिजवाया तो फिर अटैक होगा। ये होता है साम्राज्यवाद। इल्तुतमिश साम्राज्यवादी नहीं था। तो पहला साम्राज्यवाद का लक्षण आपको किस इसमें दिखाई दिया? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये होती है समझ। अब जिसको समझ नहीं है उसको पता ही नहीं चलेगा, वो सोचेगा साम्राज्यवादी बलबन भी था। बलबन साम्राज्यवादी नहीं था। बलबन ने जितने एरिया में काम किया उनकी केयर भी की, गुलामों की बहुत केयर करता था बलबन। इसमें अगला पॉइंट टिक करो। तो साम्राज्यवादी युग, प्रारंभ से ही साहसी और महत्वाकांक्षी अलाउद्दीन ने कड़ा का सूबेदार, कड़ा मानिकपुर कहाँ है? यूपी में, लिख लो यहाँ यूपी। 1292, यानी जब इसके चाचा या ताऊ जो भी रहे होंगे वो राजा थे, वो सुल्तान थे, क्योंकि वो 1290 में बने थे, में मालवा, मालवा एमपी का हिस्सा है, लिखो यहाँ एमपी। तो यूपी का था और एमपी पर आक्रमण करके भिलसा नगर को लूटा और अपार संपत्ति एकत्रित कर ली। अब जहां इसने अटैक किया, क्या वो इसके चाचा की प्रॉपर्टी थी? क्या नहीं, इसके चाचा की प्रॉपर्टी, वहां से पैसा लूट लाया बस। ये होता है साम्राज्यवाद। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना। अलाउद्दीन ने स्वयं को कड़ा मानिकपुर, जो कहां पड़ेगा? यूपी में ही सुल्तान घोषित कर दिया, किंतु उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में करवाया। तो राज्याभिषेक कहां करवाया? दिल्ली में, लेकिन अपने आप को सुल्तान कहां बता दिया? कड़ा मानिकपुर, जहां का ये सूबेदार था। जब ये सूबेदार था ना वहां का, तब इसने अपने ताऊ या चाचा के टाइम पे ही देख लिया कि मैं काम कर सकता हूं। कहां के राजा पे अटैक किया? मालवा एमपी, और वहां से भिलसा के मंदिर से सामान लूट लाया। फिर 2-4 साल में इसको फील हुआ कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट में टिक करना। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो किसके बेटे के दरबार में था? बलबन के बेटे, जो मारा गया था जब मंगोल आक्रमण हुआ। किसके टाइम में मंगोल आके नवीन मुसलमान बन गए? जलालुद्दीन खिलजी। कहां बसे थे वो? दिल्ली के मंगोलपुरी में। ये टिक कर लो। अमीर खुसरो, इसी लाइन में पीछे, अलाउद्दीन को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा कि इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। तो किसने कहा कि अलाउद्दीन की किस्मत भी बहुत अच्छी है? अमीर खुसरो, जो बलबन के बेटे के दरबार में है। देखो राजा आएंगे और चले जाएंगे, ये एक ऐसा आदमी है अमीर खुसरो जो 7 सुल्तानों का टाइम देखेगा। ये दरबार में ऐसे अपनी सीट पे बैठा रहेगा, सुल्तान आएंगे, मरेंगे, चले जाएंगे, लोग सुल्तानों के खिलाफ भी होंगे, उनका कत्ल भी करेंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 सुल्तानों का काल देखने वाला आदमी कौन है?
इससे ये पता चलता है कि नॉलेज की इज्जत तब भी बहुत थी। इसको नॉलेज थी ना, भाई तोता हिंद ऐसी थोड़ी है। इसने कितनी अच्छी अच्छी किताबें लिखी, इसने खड़ी बोली का पहला प्रयोग किया, इसने सितार बनाया, तबला बनाया, यानी एक क्रिएटिव दिमाग का आदमी था। इसकी इज्जत हर सुल्तान ने की। सुल्तान आपस में लड़े मरे, मर्डर किए, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। कितने सुल्तानों का काल देखा? 7 का। खड़ी बोली का पहला कवि यही है। तबले और सितार के आविष्कार में इसका नाम आता है। ये टिक कर लो। अमीर खुसरो, इसने कहा अलाउद्दीन एक लकी आदमी है, भाग्यवादी व्यक्ति। इसके बाद 3 पॉइंट जो है सिर्फ इनकी रीडिंग कर सकते हो। अगले पॉइंट पर आ जाना। पांडे, चोल चेर पांडे, तुमने 6ठी 7वीं में पढ़ा हुआ है ना, साउथ में था। राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, नहीं कोई कर दिया। कारण जानते हो उनकी हिम्मत कैसे हुई इसके सामने टिकने की? क्योंकि वो बिल्कुल साउथ में थे, यहाँ थे। तो क्या बिगाड़ेगा? यहाँ दिल्ली से कहाँ भागा भागा आएगा। और जब वो आते थे ना तो ये भाग जाते थे। इसलिए कहते हैं कभी उनकी अधीनता मानी ही नहीं, ना टैक्स दिया। कई बार इनके ऊपर आक्रमण हुए, पांडे के ऊपर, लेकिन तब तक ये यहाँ से अपना कहीं भाग जाते थे, तो मिलते ही थे। इसीलिए चोल चेर पांडे, ये 3 थे ना, ये चोल चेर पांडे छोटे छोटे एरिया थे। तो सबसे दक्षिण की तरफ किसका राज था? पांडे का। बहुत छोटी टेरिटरी है, कभी भी ना डरे, और ना ही डरते तो थे असलियत में, भागते तभी तो होंगे, लेकिन कहते हैं कि कभी अलाउद्दीन की बात नहीं मानी, क्योंकि बहुत दूर पड़ता था, यहाँ वो आता भी कमी था। ये टिक कर लो। पांडे राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, न ही कोई टैक्स दिया। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कश्मीर, ये भी दिल्ली सल्तनत से अलग रहे। बंगाल बिहार की तो अलग ही टेरिटरी थी और कश्मीर भी अलग था, लेकिन पूरे भारत में दिल्ली सल्तनत का राज, ये मान लो कि लाहौर से दिल्ली आगरा तक, और उसके बाद नीचे की तरफ इन्होंने साम्राज्यवाद बनाया, यानी नीचे से बस टैक्स लेना है, हमें तुम्हारी केयर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पर आना। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, सबसे ज्यादा मंगोलों के आक्रमण किसके टाइम में हुए? हाँ, और कितनी अजीब बात है कि इसके ताऊ या चाचा ने मंगोलों को यहाँ फ्री में जमीन दे दी थी, जो क्या बन गए थे यहाँ? नवीन मुसलमान। और सबसे ज्यादा अटैक इसी के टाइम पे हुए, ये अंडरलाइन कर लो। मंगोल आक्रमणों से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। लौह और रक्त की नीति बलबन की थी, जिसका बेटा इन्हीं लोगों ने मारा था, मंगोलों ने ही। अगला पॉइंट पढ़ना। विजयों और शत्रु को मित्र बनाने की नीति का पालन करने में अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की जा सकती है। अकबर ने भी शादी ब्याह वाले सिस्टम से सबको अपना दोस्त बनाया, ऐसे ही इसने। दोनों अनपढ़ थे पर दोनों बेस्ट पॉलिसी मेकर थे। अलाउद्दीन का पहला सैन्य अभियान, अंडरलाइन करो, राजा बनने के बाद 1298। राजपाट में कब आया ये? 1296 में। 98 में गुजरात के बघेल शासक थे कर्ण। कर्ण बघेल मैंने कल बताया, देखो जिसकी बेटी तो बच गई लेकिन इसकी पत्नी यहीं रह गई थी, जिसने फिर अलाउद्दीन से शादी की अपनी बेटी से मिलने के लिए। फिर देवगिरी के राजा, पहले देवगिरी के राजा को हराया था अपने चाचा के टाइम पर, पता है ना, रामचंद्र पर, लेकिन अब देवगिरी के राजा को हरा के और उसको गिफ्ट दिए कि भाई यहाँ अगर मेरी पैठ बन जाएगी तो मैं नीचे की तरफ अपनी सेना भेज दूंगा। बड़ा चालाक था ये टिक करना। गुजरात के बघेल शासक कर्ण के विरुद्ध हुआ। इस अभियान के समय कैम्बे मतलब खंबात की खाड़ी से मलिक काफूर पकड़ा गया, और मलिक काफूर इसने सेनापति बनाया 1000 दिनारी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे मलिक काफूर किस अभियान में इसको मिला, तो तुम कहोगे राजा कर्ण बघेल के ऊपर जब इसने चढ़ाई की थी और इसका पहला सैन्य अभियान था, तो राजा बनते ही इसको तुरंत से मिल गया मलिक काफूर, जो आगे इसके अभियान लेके गया। खंबात की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। 1301 में रणथंभौर, ये 99, 98, 99 तक चला था पहला वाला, कर्ण बघेल वाला। फिर ये 1301 में रणथंभौर को अलाउद्दीन ने दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया। एक बार देखो बोर्ड पर, इसको याद ऐसे कर लेना। राजा कब बना ये? इसने पहला अभियान 98, 99 पहला, फिर दूसरा इसने स्टार्ट किया 1299, और 1301 में इसने इस पे कब्जा कर लिया, जिसको तुम अब पढ़ रहे हो। तो लगातार में काम कर रहा है ये, अंडरलाइन कर लो। 1301 में रणथंभौर का दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया इसने, ठीक है। ये मैंने बताया ना तुम्हें, वो कुछ मंगोल भाग आए थे, इन्होंने कहा जी हमें यहाँ शरण दे दो, तो अतिथि देवो भव, कितने कुछ हजार थे वो। बाद में इसके 30,000 आदमी मरे, औरतों को जौहर करना पड़ा और इसको मार डाला। तो उनके चक्कर में सोचो, वो भी मुसलमान थे भाई, भाग के आए मंगोल, और ये भी बाहर से आया आदमी। अलाउद्दीन इंडिया का थोड़ी है, बाहर का है। अलाउद्दीन भी विदेशी है और मंगोल भी विदेशी, और मरना किसको पड़ रहा है? हमें। 30,000 आदमी इंडियन मर रहे हैं। दोनों की लड़ाई, दोनों लड़ो मरो, हमें क्या मतलब, लेकिन हमारी गलती रही अपनी। ये रणथंभौर में लिख लो यहाँ, मंगोल सैनिक अलाउद्दीन, फिर तुम्हें याद आ जाएगा। मंगोल सैनिकों को इसने शरण दे दी, जो किसके दुश्मन थे? अलाउद्दीन के। तो अलाउद्दीन इसको मारेगा और फिर इसके एरिया को हड़प लेगा। तो 1301 यानी 96 में राजा बना, 98 से 99 लड़ा, 99 से 1301, और अब अगला देखो 1303 में अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़, पद्मावती का किस्सा सबको पता है ना, सबने देखा है। लेकिन एक बात खास ये सुन लो कि पद्मावती का किस्सा इतिहास कहता है 1303-4 का।
इसके बारे में सब चुप थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब इस किस्से को हमें किसने बताया, जिसपे मूवी बन गई और हमने पढ़ा, 1540 में लिखा गया। कितनी अजीब बात है। आज सोचे हम, ये आज एक घटना हुई, आज से 200 साल बाद कोई आज की घटना को लिखेगा तो ऑब्वियसली गलत सलत कुछ भी लिख देगा। इसलिए बहुत लोग मानते हैं कि ये सब झूठी बातें हैं। अगर ये किताब उसी टाइम लिख दी होती ना, पद्मावत किसने लिखी, मलिक मोहम्मद जायसी, जो जाके सोचो 16वीं शताब्दी का राइटर है, जबकि ये किस्सा तो 14वीं शताब्दी में हो रहा है और 14th सेंचुरी के स्टार्टिंग में 200 साल तक किसी ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई, पता नहीं एक की किसी ने 4 की 40 बना दी और अपने हिसाब से उसने वो किताब लिख दी। इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि ये झूठी कहानी है पद्मावत वाली। तो पद्मावत की बातें सच हैं कि झूठ है हमें भी नहीं पता। इतना कंफर्म है कि 150-200 साल बाद अगर कोई इतिहास लिखेगा तो ऑब्वियसली उसने ना देखा था ना सुना, उसने बस कुछ भी सोच के अपना लिख डाला। इसलिए इसको बहुत लोग सच नहीं मानते। ये टिक कर लो। 1303 में अलाउद्दीन चित्तौड़, यहाँ पद्मावती लिख लो फिर तुम्हें याद रहेगा। पद्मावती का किस्सा लिखा गया 1500 में जाके, जबकि घटना है 1303 की। चित्तौड़गढ़ को जीतकर चित्तौड़ का नाम अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर क्या रख दिया, खिजराबाद। तो ये शहरों के नाम बदले गए। आपके चित्तौड़गढ़ का नाम, जो कि ये सोच लो कि हमारे राजपूतों की निशानी था, क्या कर दिया इसने, खिजराबाद। इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन के साथ था। अमीर खुसरो देखो कब से बैठा है ये, बलबन के बेटे। पहले बलबन का बेटा मरा होगा, फिर बलबन मरा होगा, फिर खुसरो कैमूर्स मरे होंगे, फिर जलालुद्दीन मर गया और अब ये अलाउद्दीन। कितने सुल्तान देखेगा ये, 7 सुल्तान देखेगा। आगे पढ़ना। उसने देवगिरी के शासक, जिन पे पहले भी अटैक किया था ना 1292 में, जब इसके चाचा नहीं बने थे तब भी गया था। देवगिरी के शासक रामचंद्र को राय रायन की उपाधि और चंदोबा देकर सम्मानित किया। जबकि हार गया था ये, तब भी इसको सम्मानित किया। ये जो हार है ना, ये 1307-8 की है, लिख लो यहाँ 1307-8। जब ये पहले जीता था 1292 में तो उनके पैसे लूट लाया था ये अपने चाचा के टाइम पे। अब नहीं लूटपाट करेगा, अब उनको थोड़ा शांति से दोस्त बनाएगा। तो राय रायन की उपाधि 1307-8 और चंदोबा देकर सम्मानित किया। 1 लाख सोने के टके दिए। टका याद है तुम्हें, टका चांदी का सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया, वो अभी तक चल रहा है। और नवसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया। ये इतना खुश क्यों कर रहा है इसको, ताकि इसकी कहां एंट्री बन जाए, दक्षिण में, साउथ में एंट्री का रास्ता है ना ये। कौन से राजा को हरा दिया, देवगिरी। देवगिरी कहां पड़ेगा, महाराष्ट्र। अब ये आंध्र और कर्नाटक के राजाओं की तरफ जाएगा। अगला पॉइंट पढ़ लो। रामचंद्र ने, इसी राजा ने, अलाउद्दीन के आक्रमण से दुखी होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा कर दिया कि भैया मैं तुझे ना, तुम मत आया कर यहाँ, तू पहले भी आया था 1292 में, अब फिर तू आ गया, तुम मत आया कर, मैं कौन सी आय तुझे देता रहूंगा, एलिचपुर। एक एरिया था जिसमें कई गांव थे, लाखों की इनकम थी। तो इसने कहा तू जाके बैठ जा आराम से, यहाँ मत आना, मैं तुझे एलिचपुर की आय अपने आप दूंगा। नेक्स्ट पढ़ना। अलाउद्दीन के समय में, यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय पर किया गया। उसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु मलिक काफूर के पास भेजी और मलिक काफूर को संसार प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य कौन बताए थे मैंने, वो जो भाग जाते थे, कभी इनके कब्जे में नहीं आए, पर किया गया आक्रमण मलिक काफूर का सबसे सफल आक्रमण था। लेकिन लेटर स्टेज में मलिक काफूर सबको एक लाइन पे लगा देगा। ये मलिक काफूर कब पकड़ा गया था, 1298 में, जब इसने पहला अभियान चलाया राजा बनने के बाद, तो पकड़ा गया था। ये कौन सा राजा था, वो राजा कर्ण बघेल, जो बाद में अपनी बेटी के साथ किसके पास शरण लेगा, देवगिरी, जिसपे इसने पहला अटैक 1292 में किया और फिर 1307-8 में। रामचंद्र इससे दुखी होकर कौन से इलाके, एलिच की आए, कहेगा तेरे नाम कर दी। अगले पेज पे आ जाओ, 19 पर। पहला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। दक्षिण भारत के देवगिरी के शासक रामचंद्र, जिसको इसने कितनी बार हरा लिया, 2 बार। पहली बार इससे धन लूटा, दूसरी बार में इसको अपना दोस्त बनाया। तो ये अब ये इसको दिल्ली बुलाएगा कि आओ जी दिल्ली, देखो हमारा कैसा कामकाज है। देवगिरी के शासक रामचंद्र और होयसल शासक, ये भी साउथ के थे, बल्लाल देव, दिल्ली अलाउद्दीन के दरबार में आए थे। जैसे किसी को साउथ में हरा देते थे ना, फिर उसको अपनी शौर्य गाथा दिखाने के लिए दिल्ली बुलाते थे। याद करो, ऐसा इसके अलावा शिवाजी को भी बुलाया था, किसने, औरंगजेब ने ना, कि कभी आगरा आना, आगरा का देखना हिसाब किताब। तो औरंगजेब से मिलने कौन गया था, आगरा, शिवाजी। अपने आप का बड़प्पन दिखाने के लिए इनको इनवाइट करते थे। अब ये साउथ से 2 राजा आ गए, एक रामचंद्र और एक होयसल का बल्लाल देव। किसके किले में आए हैं ये, अलाउद्दीन के में। आगे पढ़ लो। बल्लाल देव ने अलाउद्दीन को एक विशेष खिलवत, एक मुकुट और छत्र दिया और 10 लाख टकों की थैली भेंट स्वरूप की। 10 लाख टका तो यानी चांदी के 10 लाख सिक्के। तो ये था ना कि भाई आप बड़े राजा हैं। नेक्स्ट चेक करना। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय लालसा दोनों। इसको क्या कहें, ये इनकी केयर भी करेगा या साम्राज्यवादी, इंपीरियलिज्म है, बस ये पैसा इनसे ऐंठना है। नेक्स्ट चेक करना। वो सल्तनत का पहला शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर दक्षिण प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। विंध्याचल पर्वत की क्या खासियत है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। तो बाकी सारे तो उत्तर तक थे, ये दक्षिण तक पहुंच गया।
अगला पॉइंट पढ़ लो। अलाउद्दीन के समय हुए मंगोलों के आक्रमण का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना थी। अंडरलाइन करना, मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए उसने 1304 में सीरी को, दिल्ली में एक शहर है सीरी, उसी टाइम पर, को अपनी राजधानी बनाया और किलेबंदी की। अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा सिकंदर या सिकंदर ए सानी यानी सिकंदर के समान की उपाधि ग्रहण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। तो किसने अपने आप को सिकंदर जैसा दूसरा बता दिया? अलाउद्दीन। और पता है इसने क्या कहा? मेरे दो प्लान है सिकंदर जैसे, अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे, एक तो मैं उसकी तरह विश्व विजय का सपना देखता हूं और एक मैं नया धर्म चलाऊंगा। इसका एक दोस्त था बहुत अच्छा, दिल्ली में कोतवाल था, उसने कहा तू क्यों बेवकूफ बन रहा है, विश्व विजय से तुझे क्या मिलेगा, पहले अपनी टेरिटरी को तो स्ट्रांग बना ले। इसने विश्व विजय का सपना छोड़ दिया। फिर इसके उसी दिल्ली के कोतवाल दोस्त ने कहा धर्म चलाना काम होता है उलेमाओं का, तू उलेमा थोड़ी है ना, तू कोई इस तरह का कि जैसे पुराने लोग थे, धर्म भी मत चला, अपने काम को ढंग से कर। अगर ये इन दोनों कामों में पड़ जाता ना तो फिर ये इतना लंबा नहीं टिकता जितना ये चल गया, क्योंकि धर्म के नाम पे लोग एक दूसरे को मर्डर कर देते हैं। तो ये दोनों कारण थे जिस कारण ये चल पाया, लेकिन इसने इन दोनों के साथ कंपेयर करके अपने आप को क्या कह दिया कि मैं क्या हूं, मैं दूसरा सिकंदर हूं। तो अपने आप को दूसरा सिकंदर उपाधि किसने दी है? ये अलाउद्दीन खिलजी। विश्व विजय का सपना, नवीन धर्म चलाना, किसने मना किया? इसके दिल्ली का एक दोस्त था, कोतवाल था, वो दिल्ली के एरिया को संभालता था। ये टिक कर लो, सिकंदर ए सानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अलाउद्दीन की दो योजनाएं टिक करना, एक नवीन धर्म की स्थापना और दूसरी सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराने की। क्या इसने इन पे काम किया? बाद में नहीं, काम नहीं किया, इसलिए बच गया। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट पढ़ लो। राज्य में अराजकता और विद्रोह को दमन के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। अध्यादेश आज भी है ना तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 1, 2, 3 तुम्हारा राष्ट्रपति अध्यादेश लाता है। ये देखो, पहला, अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त कर उसे खालसा भूमि, कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व। किसकी भूमि होती है? खालसा, राज्य की। यानी तुम्हें जो अमीरों को मिली फालतू भूमि वापस करो उसको। नेक्स्ट, दिल्ली में इसने शराबबंदी, मद्य निषेध, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया ताकि पता चले कौन प्लानिंग कर रहा है। अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उनके उत्सव समारोह पर रोक लगा दी। और अगला है राजत्व का सिद्धांत। किससे इसने अपने आप को कंपेयर किया कि मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूं? पहला पॉइंट पढ़ो। अलाउद्दीन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि उसने राजनीति को धर्म से पृथक रखा। जैसे बलबन ने तो ना लोगों के दिमाग में भरा कि मैं भगवान टाइप हूं, जिल्ले इलाही नहीं था वो, पैरों के सामने ऐसे करना। इसने कहा मैं काम करूंगा लेकिन साइंटिफिक सोच के साथ। ठीक है, भगवान है, धर्म है एक साइड, उलेमा मुझे ना बताएं मुझे क्या करना है, मेरा काम मैं अपने हिसाब से अपने दिमाग से करूंगा। यानी ये अनपढ़ होते हुए भी समझदार आदमी था, जबकि पिछले वाले सारे मूर्ख थे और वो धर्म को अपने सिर पे उठा के रखते थे। इसने देखो धर्म चलाने की बात से हट गया ये उस दोस्त की राय पर। इसका मतलब ये साइंटिफिक था, सोचता था ये। पहला पॉइंट देखो, राजनीति को धर्म से अलग रखा, तभी तो लंबा चलाइए। नेक्स्ट पॉइंट, खलीफा की सत्ता को मान्यता दी लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। भाई ठीक है, खलीफा है, भगवान है, लेकिन प्रशासन में मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। एक पॉइंट छोड़ के अगला पॉइंट टिक करना। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियां दी। ये अमीर खुसरो भी बड़ा चालाक आदमी होगा, सबको खुश रखता है ये, है ना, कि भाई वहां से वहां तक सबकी बड़ाई करता गया। किसके दरबार में था ये? बलबन के बेटे शहजादे। और वहां से ये ढेर ढेर ढेर, अब किसकी बड़ाई लिख रहा है ये? अलाउद्दीन की। और देखो कहां कहां युद्धों में साथ भी जाता है, देखता है क्या हो रहा है, फिर किताबें लिखता है। नेक्स्ट पढ़ना, उसने शासन में न तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया, इसलिए टिका, ये अंडरलाइन कर लो, न इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा, न उलेमा वर्ग से सलाह, न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। वो निरंकुश राजतंत्र, भैया मैं अपने हिसाब से चलूंगा, मुझे उलेमा ना बताएं मुझे क्या करना है, और मुझे ये जो राजतंत्र है मेरे हिसाब से है, न कि ये कोई खलीफा और उनके हिसाब से। अलाउद्दीन ने बलबन की जातीय उच्चता, बलबन ने अपने आप को क्या दिखाया था कि मैं तुम सबसे अलग हूं, बात नहीं करता था, है ना, किसी के साथ अलग रहता था, हंसना भी नहीं था। जैसे उसके दरबार में कोई मजाक नहीं करेगा, अगर वो हंसेगा तो लोगों को लगेगा अच्छा कल तक तो यहीं बैठता था। तो उसने नायब की पोस्ट खत्म की, वजीर के पद की इंपॉर्टेंस घटाई, सबसे काट लिया। ये देखो क्या करेगा। अलाउद्दीन ने बलबन के जातीय उच्चता या श्रेष्ठता की नीति का त्याग कर दिया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। लंबा टिकना है जिसको, उसको लोगों की योग्यता को मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। जो कामयाब आदमी है, लायक है, उसको ऊपर और बाकी सबको हटा दो। तभी तो मलिक काफूर जो कहां पकड़ा गया था 1298 के कर्ण बघेल अभियान में, उसको लायकियत के दम पे कहां पहुंचाएगा? दक्षिण में। और सारे ये होयसल और ये काकताई सबको हरवा देगा वो। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।